हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज, जहाँ पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई डीकोड करने से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक एमसीक्यू को पहले डिस्कस करते हैं। उस एमसीक्यू के थ्रू हम लोग जो कंसर्न्ड टॉपिक है उसको रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब आज हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट प्लानिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अंडर द राइट गाइडेंस, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो कोर्सेज आप लोगों को शो हो रहे हैं, दैट इज सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और लाइव क्रैश कोर्स। इनमें से किसी भी कोर्स में आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। टिल देन वी विल बी स्टार्टिंग अ डिस्कशन विद अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। अब देखिए मई 2024 के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर भी, सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट प्लानिंग भी। अब जो भी टॉपिक हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए ज़रूर मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद एमसीक्यू। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन को स्टार्ट किया जाता है। सो विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स सेक्टर रिगार्डिंग डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, consider the following statements. Your statements are: profit or income received by a partner from a firm are chargeable under the head profit and gain from business or other profession. Salary income is taxable only when it is received by the employee and not when it becomes due. Income from the salary includes contribution made by the employer to recognized provident fund and employees pension accounts. Capital gains arise only from the sale of immovable property and not from other capital assets. A partner's share of profit is treated as salary income under the Income Tax Act. So, which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 3 only, 1, 3 and 4 only, 2, 4 and 5 only, 1, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 3, 4 एंड 5 गाइज। सो अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस काइंड ऑफ इनकम हेड्स। 5 तरह के हेड ऑफ इनकम हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिन हेड ऑफ इनकम के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की इनकम के ऊपर किस तरह का जो टैक्स है वो आप लोगों से लिया जाएगा बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट गाइज। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, प्रॉफिट और इनकम रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म are chargeable under the head profit and gain from business or other profession. So देखिए भी बिल्कुल सही बात है कि जो भी आप लोगों को प्रॉफिट अर्न होगा सो दैट विल बी चार्ज्ड अंडर पीजीबीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन भी। तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड नॉट व्हेन इट बिकम्स ड्यू। नहीं भाई, सैलरी आप लोगों की चाहे वो पे कर दी गई है चाहे वो ड्यू है, आप लोगों को आने वाली है सैलरी, दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन नेचर गाइज। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इनकम फ्रॉम द सैलरी इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयर to the recognized PF and employees pension account. This statement is also correct भी। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कैपिटल गेन अराइज ओनली फ्रॉम द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड नॉट फ्रॉम द अदर कैपिटल एसेट। नहीं भी, कैपिटल गेन के अंदर हम लोग जो कैपिटल गेन विच इज़ अनदर हेड ऑफ इनकम जिसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई भी कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर किया जाएगा, जब आप लोगों को उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के बदले में जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी। आफ्टर दैट a partner's share of profit is treated as a salary income under the income tax act। नहीं भी, partner's share of profit will be considered as a part of profit and gain from business and other profession। so this statement is also incorrect। अब हमारी यहाँ पे जो है वो सही स्टेटमेंट कौन सी हो जा रही है, हमारी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 विल बी द करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 4 जो है वो हमारी क्या है, गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। अब हम लोग जो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इन हेड्स ऑफ इनकम को भी और इनके पेरिफेरल टॉपिक्स को भी गाइस। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स प्लानिंग की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए किसी भी लैंग्वेज को अगर समझना है, टैक्स की लैंग्वेज को अगर समझना है तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब देखिए भाई, डायरेक्ट टैक्स क्या है, विच इज इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर। मतलब अगर अमित नाम का एक इंडिविजुअल है जो कि
सैलरी अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो अब यही अमित जो है अपनी इनकम के ऊपर क्या देगा, इनकम टैक्स देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अमित जो है वो इनकम अर्न कर रहा है और इसका भाई सुमित इसके बिहाफ पे जो है इनकम टैक्स पे कर दे। सो द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इन डायरेक्ट टैक्स भाई। एग्जाम्पल्स आर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कौन पे करता है, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं जिनके द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जाता है, तो प्रॉफिट के ऊपर फिर टैक्स पे किया जाता है। अभी यहाँ पे भी टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड भी। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम या फिर प्रॉफिट के ऊपर लेवे नहीं किया जाता है, दैट इज लेवेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द टैक्स पेयर। जो एक टैक्स पेयर है उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज की उनके ऊपर वो टैक्स देगा भी, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स का बर्डन है दैट कैन बी शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर। पहले क्या होता था कि सेल टैक्स, वेट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दीज वर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बट 2017 के अंदर जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो इसने लगभग हर तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा दिया गया। अब जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन अगर परचेज करते हैं और मोबाइल फ़ोन की अगर वैल्यू है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है कि भाई 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये मोबाइल का प्राइस है, 2,000 रुपये इसके ऊपर जीएसटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो 2,000 रुपये जीएसटी पे किया, अब मोबाइल को तो मैन्युफैक्चरर किया था मैन्युफैक्चरर ने, उसने सप्लायर के थ्रू डीलर तक पहुंचाया, डीलर ने फाइनल रिटेलर तक और रिटेलर से आप तक पहुंचा, तो टैक्स का बर्डन यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है गाइज। सो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी। तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ये एक फॉर्म है जो कि असेस करता है इंफॉर्मेशन को जो कि फाइल की जाती है बाय द इंडिविजुअल अबाउट हिज और हर इनकम, और या फिर उसने कितना टैक्स पे करना है टू द टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइज। सो एक फॉर्म है जिसके अंदर असेस किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को जो कि फाइल की जाती है बाय द इंडिविजुअल रिगार्डिंग हिज और हर इनकम एंड द टैक्स पेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई फाइनेंशियल ईयर हम लोग किस ईयर को बोल देंगे, जिस ईयर के अंदर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो इनकम है वो अर्न की जा रही है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा इनकम अर्न की जा रही है तो यहाँ पे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या बन जाएगा, 2021 2022 विल बी द फाइनेंशियल ईयर भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर के बारे में। अब देखिए असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर इज द ईयर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर भाई। तो जैसे अगर ये एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2022-23 विल बी द असेसमेंट ईयर भी। सो इट इज द पीरियड इन विच जो इनकम अर्न की हुई है इंडिविजुअल ने फाइनेंशियल ईयर में, उस इनकम को असेस और टैक्स किया जाएगा इन द असेसमेंट ईयर गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। अब देखिए भाई प्रीवियस ईयर जो है वो हम लोग टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोल देते हैं। बट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 3 है वहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर ओनली इफ एक नया बिजनेस या फिर प्रोफेशन सेटअप किया गया है या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जो हो जनरेट किया गया है इन द सैड फाइनेंशियल ईयर। और वहां पे जो प्रीवियस ईयर रहेगा दैट शेल बी द पीरियड, जिस पीरियड के अंदर हम लोगों को डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस, मतलब जब एक नया बिजनेस सेटअप किया गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि भी 2025-26 जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा है मान लेते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर है दैट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024-25। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कि जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अगर एक नया बिजनेस सेटअप होता है या फिर एक नया प्रोफेशन जो सेटअप किया जाता है या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, तो वहाँ पे जो वो नया बिजनेस सेटअप किया जाएगा या फिर नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर हम लोग काउंट करेंगे वो वही पीरियड रहेगा जिस पीरियड के अंदर जो बिजनेस है वो सेटअप किया गया है। जैसे मान लो अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नवंबर 2024 के अंदर जो था वो बिजनेस को सेटअप किया गया या फिर नया सोर्स ऑफ इनकम जो था वो जनरेट हुआ। अब इसके लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर हो जाएगा वो हो जाएगा 2024-25, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर है दैट इज द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर गाइज। ये ध्यान में रखेंगे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में रिगार्डिंग कि भाई कब एक प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो दोनों सेम रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
अगर हम लोग जो है वो इनकम को असेस कर रहे हैं फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम रहेंगे। अगर एक इंडिविजुअल की पर्सन को असेस किया जा रहा है जो कि इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या फिर एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है, उस केस में भी जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम रहेंगे। असेस जब भी हम लोग असेसमेंट करेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स की, जिनको एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सेटअप किया था, फॉर एक स्पेशल पर्पज के लिए सेटअप किया गया था, तो और उनको उसी प्रीवियस ईयर के अंदर अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम हो जाएंगे। इसके अलावा असेसमेंट जब भी पर्सन्स की जा रही होगी जो कि सस्पेक्टेड हैं कि भाई वो ट्रांसफ़र अपनी प्रॉपर्टी को कर रहे हैं सो दैट वो टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड कर पाएँ, तो वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम हो जाएगा। जब भी हम लोग असेसमेंट करेंगे इनकम की फ्रॉम अ बिजनेस जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर और जो असेसमेंट ईयर है वो सेम रहेगा गाइज। सो ये एक्सेप्शंस आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब तरीका क्या है कि आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रख लीजिए कि कब आप लोगों की जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जब एक नया बिजनेस सेटअप होगा या फिर एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, तो उसी केस के अंदर जो प्रीवियस ईयर है दैट विल बी द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर भी। बाकी सभी केसेस के अंदर क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है दैट विल बी द सेम वन गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब देखिए भाई रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिपेंड मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन से इंडिविजुअल से किस तरह की इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो लिया जाएगा गाइस। अब एक इंडिविजुअल हो सकता है कि इंडिया का सिटीजन हो बट ही मे नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइंस भी। अब कब एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट बोला जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे भी। तो देखिए अगर एक इंडिविजुअल ने क्वालिफाई करना है टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइन, तो ये दोनों कंडीशंस उसको जो है वो दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी भी। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया में रहे फॉर अ ईयर ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब एक साल में 182 दिन या फिर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए वो इंडिया में रहे, या वो इंडिया में रहे पिछले 4 सालों में से 365 दिन या फिर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए, और साथ ही साथ 60 दिन या फिर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए वो इंडिया में रहे इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। और हम लोगों को एक नई अमेंडमेंट देखने के लिए मिलती है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर कि भाई ऐसे इंडिविजुअल जो कि सिटीज़न है इंडिया के और वो किसी और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है और उनकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में उनको भी रेजिडेंट बोल दिया जाएगा अगर वो किसी भी और जुरिडिक्शन में कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं अभी, फिर उनको इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा एज अ रेजिडेंट जो टैक्स दिया जाता है गाइस। सो ये ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग रेजिडेंट। और अगर ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इंडिविजुअल सिटीजन तो होगा बट ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट गाइस एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइंस भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कब एक रेजिडेंट को रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा। तो देखिए एक रेजिडेंट जो इंडिया का मतलब इंडिया का जो रेजिडेंट है वो एटलीस्ट पिछले 10 साल में 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए इंडिया में रहा हो, साथ ही साथ उसने पिछले 7 सालों में 730 दिन एटलीस्ट इंडिया के अंदर स्टे किया हो, तभी एक रेजिडेंट को क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोला जाएगा भी। अदरवाइज अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो वो रेजिडेंट तो होगा बट ही विल नॉट बी अ ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, RNOR, दैट इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी। आफ्टर दैट अब हम टैक्सेबिलिटी की बात करें कि किस तरह से टैक्स जो अलग चार्ज किया जाता है, तो देखिए जो रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, चाहे वो विद इन इंडिया इनकम जनरेट कर रहे हैं चाहे आउटसाइड इंडिया इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो उनके द्वारा जो फॉरेन में इनकम अर्न की जा रही है उसके ऊपर कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, क्यों, सो दैट ऐसा ना हो कि कहीं एक इंडिविजुअल यूके में भी टैक्स पे कर रहा है और इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़े, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए देयर इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम के बारे में, जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो देखिए गाइस हम लोगों को 5 हेड्स ऑफ इनकम देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला जो हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। अब
सेक्शन 15, 16 और 17 इनकम टैक्स एक्ट के डील करते हैं विद दिस पर्टिकुलर हेड। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो सैलरी है दैट इज टैक्सेबल जब ये ड्यू है या फिर ये पे कर दी गई है या फिर ये पे कर दी गई है बिफोर इट्स ड्यू डेट, मतलब अगले महीने की सैलरी भी इस महीने ही पे कर दी है, तब भी उसके ऊपर फिर टैक्स जो है वो लिया जाएगा भाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट गाइज। अब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं वेजेस को, पेंशन को, एन्यूटी को, ग्रेच्युटी, फी, कमीशन, प्रॉफिट, लीव एनकैशमेंट, एनुअल एक्रीशन या फिर पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन की गई है या फिर एम्प्लॉय के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की जा रही है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी गाइज। अब अगर आप लोगों को एरियर मिलता है सैलरी का प्रीवियस ईयर में, दैट आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी गाइज। एरियर का मतलब क्या है कि भाई मान लो 2022 में आप लोगों की इंक्रीमेंट होनी थी, 2026 में हुई, तो जो पीछे का पैसा वो इकट्ठा होकर के जब मिला उसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर माना जाएगा। अ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड एज सैलरी अंडर दिस एक्ट। तो पार्टनर को जो पार्टनरशिप में मान लो कोई फर्म है, वहां पे जो पार्टनर का शेयर उसको मिलता है उसको हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग सेक्शन 22 से 27 को कंसिडर करते हैं, मतलब सेक्शन 22 से लेकर के जो सेक्शन 27 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो डील करते हैं विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी। अब यहाँ पे जो रेंटल इनकम है फ्रॉम अ प्रॉपर्टी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट दैट रेंटल इनकम शुड बी फ्रॉम अ प्रॉपर्टी अदर देन सेल्फ ऑक्युपाइड भी, जहाँ पे आप खुद रह रहे हैं उसके अलावा आपकी एक प्रॉपर्टी है जहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइज। अब यहाँ पे जो डिडक्शन है वो अलाउ की गई है फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो टैक्सेस की पेमेंट करनी है वो निकाल देंगे तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके अगेंस्ट जो डिडक्शन है वो अलाउ की गई है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% इज देयर, बट हाँ वहाँ पे रिपेयर वगैरह का जो खर्चा है वो इंक्लूड नहीं करना है हम लोगों ने अगर होम लोन ले रखा था उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो होम लोन लिया था उसका जब इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसके अगेंस्ट भी डिडक्शन जो है वो क्लेम की जा सकती है। और अगर इस बिल्डिंग के किसी पोर्शन को बिजनेस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं देन इट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन भी। सो ये हम लोगों ने बात कर ली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, जहां पे सिर्फ वही इनकम कंसिडर की जाएगी दैट इज अ रेंटल इनकम अदर देन द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी गाइस। नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। तो सेक्शन 28 से लेकर के जो सेक्शन 44 है इनकम टैक्स एक्ट के वो डील करते हैं विद दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। अब इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट और इनकम रिसीव होगा एक पार्टनर को फॉर्म के अंदर दैट इज चार्जेबल अंडर दिस पर्टिकुलर हेड गाइज। अब बिजनेस पर्सन जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स प्रॉफिट और इनकम, प्रोफेशनल इनकम किसी को होती है जैसे कोई लॉयर है, कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, तो उनको जो इनकम होती है दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड देयर प्रोफेशन गाइज। अब ये जो एक्ट है ये भी कुछ डिडक्शंस अलाउ करता है फॉर वेरियस बिजनेस एक्सपेंसेस। जैसे मान लो कोई लॉयर है, उसने जो अपना ऑफिस का रेंट देना है, जहाँ उसने ऑफिस खोल रखा है, इंप्लॉइज रखे हैं उसने, उनको सैलरीज देनी है, रिपेयर करवानी है, इंश्योरेंस या फिर डेप्रिसिएशन, सो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर द डिडक्शन विच कैन बी क्लेम्ड अगर आप लोगों की जो इनकम है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है दैट इज अ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड अदर प्रोफेशंस भी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब देखिए भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम लोग सेक्शन 45 को डील करते हैं हमारे, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसका सेक्शन 45 ये बोलता है कि कोई भी प्रॉफिट या फिर जो गेन अराइज होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट affected in the previous year will be chargeable to income tax under head capital gain guys। सिंपल सी बात है कि भाई अगर कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से कोई गेन या फिर प्रॉफिट अराइज होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन गाइज। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि जब कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया गया तो उसको कितने टाइम पीरियड के लिए जो था वो होल्ड करके रखा गया था गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट मनी या फिर जो एसेट रिसीव होगा एक इंश्योरर को फ्रॉम एक इंश्योरर से टू द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट। मान लो अमित नाम का एक इंडिविजुअल है, उसका एक घर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, उस घर की उसने जो था वो इंश्योरेंस करवा रखी थी। अब कोई नेचुरल डिजास्टर आया, फ्लड आया, उसका घर बह गया, उसके बदले में जो उसको अमाउंट मिला कवरेज का इंश्योरेंस कंपनी से, उस अमाउंट को भी कंसिडर किया जाएगा एज अ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन गाइज। सो दिस इज
income from capital gain which is head of income. लास्ट हेड ऑफ इनकम इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी। अब देखिए सेक्शन 56 से जो सेक्शन 59 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो डील करते हैं विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी। अब इसके अंदर वो सारे सोर्सेज ऑफ इनकम कवर होंगे जो हम लोगों ने कवर नहीं किए अंडर द अबव 4 हेड जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एफडी करवा रखी है, वहां पे आप लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट विल बी अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड रिसीव होता है दैट विल बी अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है, लॉटरी आप जीतते हैं उसके थ्रू जो पैसा आया, आपने रेस कोई खेली वहां पे जो पैसा जीता, या फिर आप लोगों को गिफ्ट रिसीव हुआ दूसरों से, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गाइस। तो ये हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात कर ली। मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में भी। तो देखिए इंडिया के अंदर हम लोगों को जो स्लैब सिस्टम देखने के लिए मिलता है इनकम के रिगार्डिंग दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर भाई। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ती चलेगी वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी आप लोगों के ऊपर जो है वो बढ़ता चलेगा भाई। अब ये जो अप्रोच है ये फेयरनेस को प्रमोट करती है इन द टैक्सेशन, और हर बजट के अंदर लगभग हम लोगों को जो चेंज है देखने के लिए मिलता है इन द इनकम टैक्स स्लैब्स भी। अब 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल से कम है, इंडिविजुअल जिनकी एज 60 से 80 साल के बीच में है जिनको हम लोग रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बोल देते हैं, इंडिविजुअल जिनकी एज 80 साल या फिर इससे ज़्यादा है और जिनको हम लोग रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन बोल देते हैं भाई। ठीक है, सो ये हम लोगों ने कैटेगराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब देखिए सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हम लोगों को एज अ टैक्स पेयर ये चॉइस देता है कि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जो है वो स्टिक रहेंगे। अब ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट ऑफ 2020, जहां पे उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और जो इंडिविजुअल्स थे उनको एक चॉइस दी कि भाई वो लोअर रेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो पे करें विदाउट क्लेमिंग एनी काइंड ऑफ डिडक्शंस। इस पर्पज के साथ में न्यू टैक्स रिजीम को लाया गया था। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन लिमिट्स के बारे में। तो देखिए भाई न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एग्जेम्पशन लिमिट जो है हम लोगों को 4 लाख रुपए तक की देखने के लिए मिलती है फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस रिगार्डलेस ऑफ देयर एज गाइस। सो एज को ध्यान में ना रखते हुए इन सभी एंटिटीज को 4 लाख रुपए तक की जो डिडक्शन है वो दी जाती है। यहाँ एग्जेम्पशन जो है ये क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये रिबेट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A ऑफ अप टू ₹60,000 फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी टैक्सेबल इनकम हम लोगों को 12 लाख रुपए तक देखने के लिए मिल रही है। और अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल है तो वहां पे ये लिमिट 12,75,000 कर दी गई है, जहां पे 75,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ऑफर की जा रही है अभी। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख या फिर 12,75,000 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल तक की जो इनकम है दैट इज टैक्स फ्री गाइज। अब हम लोग बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जेम्पशन लिमिट है दैट इज बेस्ड ऑन द एज ऑफ द इंडिविजुअल्स। सो अगर इंडिविजुअल्स की एज 60 साल से कम देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं तो वहाँ पे जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए रखी गई है। सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से 80 साल के बीच में है द एग्जेम्पशन लिमिट इज 3 लाख रुपीज। सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है उनके लिए 5 लाख रुपए जो है एग्जेम्पशन लिमिट रखी गई है। अब अगर रिबेट की बात की जाए तो अंडर सेक्शन 87A ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 तक की जो रिबेट है वो अवेल की जा सकती है बाय द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम हम लोगों को 5 लाख रुपए तक देखने के लिए मिल रही है अभी। तो इफेक्टिवली यहाँ पे भी 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है दैट इज अ टैक्स फ्री अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जेम्पशन, कुछ डिडक्शंस के बारे में जो कि अलाउ नहीं की गई हैं अंडर द न्यू टैक्स रिजीम भी। तो हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, लीव हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, डेली एक्सपेंस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, री एलोकेशन अलाउंस, हेल्पर्स अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, other special allowances, professional tax, interest on the housing loan or deductions under chapter 6A that is ATC, ATD, ATB and so on except section 80CCD clause 2B. So these are the exemption and deductions which are not allowed under the new tax regime. आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं उन डिडक्शंस के बारे में जो कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ की गई हैं गाइज। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल,
कन्वीनियंस अलाउंस फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रेवलिंग टू वर्क, नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की गई है, दैट इज अंडर सेक्शन 80CC(d) क्लॉज 2, इसीलिए इसको यहाँ पे क्या था, एक्सेप्शन बोला गया था, बिकॉज दिस इज अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. अलॉन्ग विद दिस, डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JJAA, depreciation, any allowance for traveling to work or employment or on transfer. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन सैलरी. अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरी है ये पहले अलाउड नहीं किया गया था न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, बट नाउ दिस थिंग इज अलाउड कि भाई आप लोग जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है सैलरी के ऊपर उसको भी एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम गाइस. ठीक है, सो ये हम लोगों ने बात कर ली उन एग्जामिशन और डिडक्शंस के बारे में विच आर अलाउड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम. सो गाइज ये हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के बारे में अपना डिस्कशन कंप्लीट किया. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है वो GIB एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट को विजिट करें, edutap.in पे जा करके. वहाँ पे जाते ही कोर्सेज नाम का टैब दिखेगा, यहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है. अभी अब जैसे ही आप लोग GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल कोर्स के बारे में, जो कि 1 रुपये के अंदर ऑफर किया जा रहा है आप लोगों को. आप लोगों को 1 रुपये के अंदर मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस दिया जा रहा है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ट्रायल कोर्स भी. और अगर आप लोग परमानेंट एक्सेस चाहते हैं इस मास्टर कोर्स का तो यहीं पे GIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स नीचे देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को GIB एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि हमारी रिकॉर्डेड रहती है 15 से 20 मिनट की. एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएंगी. इसके अलावा अभी के लिए आप लोगों को लाइव क्रैश कोर्स जो ये दिख रहा है इसका एक्सेस भी मास्टर कोर्स के अंदर दिया जा रहा है. आप लोग जो है वो रिवीजन कर पाए उसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं. कंटेंट की प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने इस GIB एग्जाम के लिए. और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स आप लोगों को चाहिए तो यहीं पे IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे. रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं अभी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि भी आप लोग जो है वो सिर्फ 60 आवर्स ही डिवोट करने हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे. इसके अलावा रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एज वेल. और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवेल्युएशन करनी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे सॉल्व्ड PYQs राइट फ्रॉम May 2023 टू November 2025 आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी. सो यू कैन एनरोल yourself in any of these courses depending upon your need for GIB preparation guys. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutab.co.in के ऊपर. जय हिंद.